तो जिस घड़ी का तुम लोगों को इंतज़ार था वो घड़ी फाइनली आ चुकी है। अब तो मुझे ये भी नहीं पता कि तुमको इंतज़ार था भी या फिर नहीं इस घड़ी का, लेकिन यस, ऑफिशियली द मिड टर्म एग्ज़ाम्स आर हियर। हमें हमारे सूचनाओं के हिसाब से, सूत्रों के हिसाब से हमको पता चला है कि सभी बच्चों के मिड टर्म एग्ज़ाम सितंबर के मंथ में कंडक्ट होने जा रहे हैं और इसके लिए बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस्ड हैं, बहुत सारे बच्चे मतलब डीमोटिवेटेड हैं। उनके दिमाग में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं, जैसे कि कौन सा रिसोर्स मैं फॉलो करूं, कहाँ पे जाऊं, कौन सा PYQ मैं मतलब फॉलो करूं, PYQ का बुक, कौन सा क्वेश्चन बैंक फॉलो करूं, किसके लेक्चर्स देखूं। बैच लिया था मैंने, उससे कुछ पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है या फिर अच्छे से हो भी रही है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी रह रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने अब तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी होगी। यस, मुझे पता है, 10th क्लास से मैं गुज़र चुका हूँ, मुझे ये तो पता है कि बहुत सारे बच्चे, इवन मैं 10th क्लास में हाफ ईयरली तक भी अवेयर नहीं था। ठीक है, हालांकि कुछ सब्जेक्ट्स में था, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में यार SST जैसे हो गया है ना। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है बिस्वा की बर्फी। आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ दी वंडरिंग पाई। और आज मैं आया हूं मिड टर्म एग्ज़ाम्स के बारे में खुल के बात करने के लिए, एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करने के लिए, बोथ क्लास 9th एंड क्लास 10th के बच्चों के लिए। और अब पढ़ाई नहीं, अब हमको स्मार्ट पढ़ाई करनी है और ऐसा पढ़ाई करनी है कि वो एनुअल एग्ज़ाम्स तक, आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स तक दिमाग में छप के रह जाएं। तो पहले तो आपको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आपको मैं ये बोलूं कि कल आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम है तो आपका जवाब क्या होगा इन तीनों में से? क्या आप रेडी हो? यस, थोड़ा बहुत, या फिर बिल्कुल नहीं? जल्दी से जाओ और टाइम स्टैम्प लगा के इस कमेंट सेक्शन पे जाके मुझे बताओ कि क्या आप तब रेडी होगे जब आपको मैं बोलूं कि कल आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा। बहुत सारे बच्चों का मुझे पता है आंसर वो होगा जो कि मुझे पता है, दैट इज़ कुछ बच्चों का थोड़ा होगा और कुछ बच्चों का बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक हाफ ईयरली के लिए रिवीजन स्टार्ट ही नहीं किया होगा। कुछ चंद बच्चे ऐसे होंगे जिनका जवाब यस होगा, लेकिन यस भी उन लोगों ने ऐसा लिखा होगा दिमाग में बार बार सोच के कि यार क्या मैं रेडी हूँ? हाँ यार मैं रेडी हूँ, नहीं यार मैं रेडी नहीं हूँ। ऐसे सवाल दिमाग में आएंगे आपके, मुझे पता है। तो इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लेके मैं आज आया हूँ यहाँ पे। हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बारे में अच्छे से बात करेंगे आज हम लोग। क्या टिप्स होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या हमको फॉलो करना पड़ेगा और क्या फॉलो करने से सबसे बेहतरीन ये एग्ज़ाम हमारा हो पाएगा, सबसे बेस्ट एग्ज़ाम हमारा ये हो पाएगा, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मुझे पहले एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। ठीक है, एक प्रॉमिस आप लोगों को करना पड़ेगा मुझे कि यार अब तक जो हो गया हो गया। मैं सभी बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ जिन बच्चों ने अब तक पढ़ाई शुरू भी नहीं करी है, सभी बच्चों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि आज एक प्रॉमिस तो कर ही दो, जाके कमेंट सेक्शन पे इस टाइम स्टैम्प पे जाके कर दो कमेंट कि भैया मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज से, अभी से मैं क्लास 10th की जर्नी को शुरू कर रहा हूँ, क्लास 10th की पढ़ाई को शुरू कर रहा हूँ और ऐसा पढ़ूंगा ना कि डिस्ट्रैक्शन मुझे छू नहीं पाएगी, और जो पढ़ूंगा मैं अच्छे से पढ़ूंगा,
ऐसा पढ़ूंगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में वो सब मुझे याद आ जाए, वो बार बार मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा पढ़ना है हमें। ये जाके कमेंट कर दो यार। और अगर तुम ये कमेंट नहीं कर पाए ना, तो ये जान लो कि बोर्ड एग्ज़ाम तुम्हारा अच्छा नहीं होगा यार। मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन ये सच है। क्योंकि अगर तुम अभी से पढ़ाई नहीं शुरू करोगे तो बोर्ड एग्ज़ाम्स के वक्त बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस्ड रहोगे, ठीक है। और डिस्ट्रैक्शन तुम लोग का बहुत अलग अलग टाइप का हो सकता है, ठीक है। किसी के फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी का मोबाइल फ़ोन हो सकता है, या फिर किसी के तरह तरह टाइप के डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। उन सब डिस्ट्रैक्शंस को जड़ से निकालना होगा आप लोगों को आज से, ठीक है। और अगर आप ये स्टेप नहीं लोगे तो हाफ ईयरली एग्जाम्स आपके नहीं होने वाले अच्छे, ये जान लो, ठीक है ना। तो अभी हम लोग आपके मिस्टेक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आप लोगों ने क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं अब तक और क्या क्या मिस्टेक आगे नहीं करनी है, वो सब अभी हम लोग आपको जानने वाले हैं। सबसे बड़ा मिस्टेक ये है कि आपको लगता है, ये बहुत सारे बच्चों को, कि कवरेज इज़ इक्वल टू प्रिपरेशन। जितना मैं पढ़ूंगा, जितना सिलेबस कंप्लीट करूंगा, उतना मेरा प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग होगा। और ये हार्श रियलिटी है, ये सच नहीं है, ठीक है। ये हार्श ट्रूथ है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है ये बात। बस लेक्चर देखते रह जाऊंगा, नोट्स बनाते रह जाऊंगा, क्वेश्चन पोस्टपोन करता रह जाऊंगा, यार लास्ट में करूंगा, इजी क्वेश्चन तो है यार, और हार्ड क्वेश्चन है यार, नहीं कर पाऊंगा, लास्ट में करूंगा, देखेंगे यार, टालता रह जाऊंगा चीज़ों को ना, तो कभी एक अच्छा इंसान नहीं बन पाओगे लाइफ में। हार्डवर्किंग जो नहीं सीखा कि मुझे हार्डवर्क करते रहना है, मुझे ये सब चीज़ें टालना नहीं है, मुझे ये सब चीज़ें आज का काम आज ही ख़त्म करना है, ये अगर तुम नहीं सीख रहे हो ना, तो यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ोगे फ्यूचर में, ठीक है। और लास्ट के 2-3 दिन में सब कुछ करना। कुछ बच्चे तो इतने महाज्ञानी होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि मैं साल भर नहीं पढ़ूंगा और एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले मैं पढ़ लूँगा और मेरा हो जाएगा। बेटा ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। ये जान लो कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है, और ऐसा ना ही कभी हुआ भी है ना। ये मिरेकल से बड़ा नहीं हो पाएगा। अगर आपका ऐसा हो गया तो ये मिरेकल से बड़ा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। कभी भी कोई बच्चा एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पढ़ के पास नहीं कर पाता, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, कुछ जस्ट नहीं जानते चैप्टर का, कुछ थीम नहीं जानते क्या है चैप्टर में, तो आप कभी भी आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। और अगर नहीं करना है तो मत करो भाई, एग्ज़ाम ही क्यों दे रहे हो हैं, ठीक है। अगर अच्छा स्कोर नहीं करना है तो एग्ज़ाम क्यों दे रहे हो। तो ये आपको याद रखना है कि जितना भी मेरा सिलेबस है उसमें से मुझे 80-20 रूल के बारे में आपको पता है ना, कि यार 20% सिलेबस करेंगे, और वो 20% सिलेबस कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जिन चैप्टर से डायरेक्ट उठ के सवाल आते हैं, और ऐसे चैप्टर्स एग्जिस्ट भी करते हैं। यू कैन स्किप सम टॉपिक्स इन योर क्लास 10th, यस दैट्स करेक्ट, यू कैन स्किप सम टॉपिक्स, और उन टॉपिक्स से रेयरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यार आपको ये ध्यान में रखना है कि कवरेज शुड नॉट बी इक्वल टू प्रिपरेशन। आपको ये नहीं कभी लगना चाहिए कि यार मैं जितना कवर कर रहा हूँ मेरे सिलेबस को, उतना मेरा प्रिपरेशन स्ट्रांग हो रहा है, कभी नहीं होगा। आप ऐसे करके दिमाग को स्ट्रेस दे रहे हो ज़्यादा। बस लेक्चर देखते रह जाऊंगा, नोट्स कभी नहीं बनाऊंगा, मतलब नोट्स बनाते रह जाऊंगा, पढ़ूंगा कब भाई, सेल्फ स्टडी कब होगा। मैंने आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बोला था, जब
सेशन का स्टार्ट हो रहा था, हमारा प्रहार बैच लॉन्च हो रहा था, तब मैंने आपको बोला था, टिप्स दिया था आपको, क्या दिया था कि नोट्स भी बनाओ बेटा और सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालो। कुछ बच्चे बोलेंगे मैं ट्यूशन जाता हूँ, सेल्फ स्टडी नहीं कर पाता हूँ। बेटा ट्यूशन जाके फ़ायदा ही क्या होगा जब तुम सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो। आई नो ट्यूशन के होमवर्क्स कर रहे हो, स्कूल के होमवर्क्स कर रहे हो, वो सेल्फ स्टडी के अंदर जाता है, ठीक है। तो यार सेल्फ स्टडी मैंने आपको क्या बोला था, आप लोग अगर 1 घंटा भी सेल्फ स्टडी करो, लेकिन ऐसे करो कि जो भी चीज़ें आप लोग कर रहे हो उस समय वो आपके दिमाग में रह जाए। मान लो आप लोग 1 घंटे के लिए स्कूल का होमवर्क कर दिए, तो वो जो होमवर्क कर रहे हो ना जिस सब्जेक्ट से, वो सब्जेक्ट आपका, वो मतलब वो चैप्टर आपका, वो टॉपिक आपका याद रहना चाहिए साथ साथ में। आप चाहे चैट जीपीटी से देख के कर लो, आप चाहे गूगल से देख के कर लो, ठीक है। आपको दिमाग में याद रख के चलना है वो सब। अब बेटा टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है बच्चों का, ये सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल रहता है कि मैं टाइम मैनेज कैसे करूं। टाइम मैनेजमेंट का एक सिंपल सा सल्यूशन है कि पहले तो सैटरडे को स्कूल ऑफ कर दो, सैटरडे को स्कूल ऑफ कर दो, ताकि आपको सैटरडे और संडे 2 दिन आपको मिल जाए छुट्टी। और बेटा स्कूल ऑफ करके अगर पढ़ाई के अलावा कुछ किए ना तो बहुत ज़्यादा सोते जाओगे, ये आपको याद रखना है। मम्मी के द्वारा और पापा के द्वारा बहुत ज़्यादा सोते जाओगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सैटरडे को स्कूल ऑफ करना है, मजाक मस्ती के लिए नहीं करना है, पढ़ाई करने के लिए करना है, बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए करना है। सैटरडे को स्कूल ऑफ करना है। और अगर आप लोग सैटरडे को पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो बिल्कुल स्कूल मत ऑफ करो, एटलीस्ट स्कूल में कुछ तो याद रहेगा, कुछ तो पढ़ रहे होगे। ऐसे नहीं कि लफंगे की तरह घूमोगे बस स्कूल में, ऐसा थोड़ी है। घर पे रहोगे तो बातचीत होगा, ठीक है, और डिस्ट्रैक्शन होगा, तो वो तो फिर क्या ही है घर में रहने का फ़ायदा। कुछ अगर फ़ायदा होता तभी तो घर में रहोगे ना, ठीक है। सैटरडे को स्कूल ऑफ कर दो अगर पॉसिबल है, और उस दिन आप लोग अपने डे को डिवाइड कर दो, जो भी पूरा छुट्टी का दिन है उस दिन को आप लोग डिवाइड कर दो। पहले मॉर्निंग सेशन रखो, फिर इवनिंग सेशन रखो, फिर नाइट सेशन रखो। आफ्टरनून में बस खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट ले लेना। मॉर्निंग सेशन आप लोग कभी भी शुरू कर सकते हो, जब भी आप उठ रहे हो उसके 1 घंटे 2 घंटे के बाद आप लोग मॉर्निंग का सेशन आपका शुरू कर सकते हो। मान लो कोई बच्चा 6 बजे उठ रहा है तो 8 बजे से वो पढ़ाई में बैठ सकता है, या फिर 7 बजे से वो पढ़ाई में बैठ सकता है। मान लो कोई बच्चा 5 बजे से उठ रहा है, सभी बच्चों के स्केड्यूल्स अलग अलग होते हैं, एंड आई रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी स्केड्यूल। कोई बच्चा रात तक पढ़ाई कर रहा है तो वो लेट में उठेगा सुबह को, और अगर लेट में उठेगा तो मान लो वो 8-9 बजे उठता है, 8 भी बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी हो जाएगा। मान लो वो 9 बजे उठता है, मान लो वो 10 बजे उठता है, ठीक है, और वो बंदा सोता है रात के 3 बजे, रात के 4 बजे सोता है वो बंदा, 2 बजे सोता है। तो इतना टाइम में उठने से कोई भी मुश्किल नहीं है। नथिंग इज़ हार्मफुल इफ़ ही और शी अवेक्स एट 9 and 10 AM, ठीक है, अगर वो रात तक पढ़ता है तो। ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्केड्यूल्स होते हैं भाई बच्चों के, तो उसी हिसाब से आप जब भी उठो, आप उठने के 1 घंटे मिनिमम 1 घंटे के बाद पढ़ाई शुरू करो। स्टार्ट योर स्टडी, स्टार्ट स्टडिंग आफ्टर 1 hour of waking up। ठीक है, उठने की 1 घंटे के बाद पढ़ाई शुरू कर दो मॉर्निंग सेशन में। और यार 1-1:30 बजे तक जब भी आपका लंच टाइम होगा तब तक आप लोग उसको कंप्लीट कर दो। इवनिंग सेशन आपका आप लोग स्टार्ट कर दो 4 बजे से, ठीक है, 4 PM से इवनिंग सेशन आपका स्टार्ट कर दो। कोई बच्चा ट्यूशन जा रहा होगा तो ट्यूशन के बाद आके आप लोग अपना नाइट सेशन स्टार्ट कर सकते हो। वैसे ट्यूशन जाना भी एक तरफ से सेल्फ स्टडी के अंदर जाएगा, एक तरफ से, ठीक है।
फुल्ली नहीं बोला, पार्शियल सेल्फ स्टडी के अंदर जाएगा, क्योंकि वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिल रहा है। नाइट सेशन आप लोग स्टार्ट कर दो, जो कि सभी बच्चे के पास रहता ही रहता है। नाइट सेशन आप लोग अपने ट्यूशन के आने के बाद, ट्यूशन के आने के 1 घंटे के बाद आप लोग नाइट शेड्यूल स्टार्ट कर सकते हो, या फिर टेंटेटिव नाइट का शेड्यूल होगा आपका 9 PM। ठीक है, 9 PM से आप लोग अपना जो है स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, 9 PM से स्टार्ट कर सकते हो। 9 PM ऑनवर्ड्स लिख देते हैं। तो ऐसे करके आप लोग 9 PM से 10 बजे तक पढ़ सकते हो, 11 बजे तक पढ़ सकते हो। कुछ कुछ बच्चे ज़्यादातर लेट नाइट स्लीपर्स होते हैं, तो वो लोग, उन जैसे बच्चे तो भाई सो ही सकते हैं लेट में, 3 बजे तक 4 बजे तक ऑब्वियसली सो सकते हैं उनके हिसाब से, जब उनको नींद आती हो। तो बेटा ये आपका टाइम मैनेजमेंट का शेड्यूल रहने वाला है। आप लोग सैटरडे को स्कूल ऑफ कर दो, संडे को भी स्कूल ऑफ रहता ही है, तो संडे सैटरडे आपको 2 दिन मिल जाएगा। आप लोग अपना बैकलॉग्स क्लियर कर सकते हो, या फिर रिवीजन के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। ये आपको मस्ट करना है। ठीक है, और ऐसे भी अगर सैटरडे को स्कूल ऑफ करते हो तो कोई आपका मतलब अटेंडेंस कम नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, आपका 75% अटेंडेंस आपका रहना चाहिए, तो सैटरडे को स्कूल ऑफ करने से कोई आपका अटेंडेंस कम नहीं होगा। क्या फॉलो करें? ठीक है, आखिर रिसोर्सेस कैसे क्या फॉलो करेंगे हम लोग, वो हमको थोड़ा सा बता दो। YT के अच्छे 1 शॉट फॉलो कर लो। हालांकि हमारे चैनल पे अभी 1 शॉट अच्छे से अपलोड नहीं हुए हैं, तो YT के कुछ अच्छे से 1 शॉट आप लोग फॉलो कर लो। रिवीजन के लिए मैराथन सेशन देखना होगा आपको, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए NCERT और लेक्चर्स। और हाँ, मैथ्स में आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है बेसिक मैथ, एक होता है स्टैंडर्ड मैथ। और कुछ बच्चों का मिसकंसेप्शन ये रहता है कि बेसिक मैथ जो बच्चे होते हैं उनको बस NCERT करना पड़ता है, उनको और कुछ नहीं करना पड़ता, PYQ उनको नहीं करना पड़ता। बेटा आपको आखिर CBSE ने कब ऐसा बोल दिया कि आप अगर बेसिक मैथ के बच्चे हो तो आपको PYQ नहीं करना है, आपको बस NCERT करना है? ये आपको CBSE ने बताया कब? मुझे ये डेट और प्रूफ के सहित मुझे चाहिए। ठीक है, ऐसा कभी भी CBSE ने नहीं बताया है कि बेसिक मैथ लेने से ये होगा, स्टैंडर्ड लेने से ये होगा। बेसिक मैथ, स्टैंडर्ड मैथ बस ऐसा ही डिवीजन उन लोगों ने किया है। अब क्यों किया है, उनका मन कर गया यार, किया है ना। इसमें से आप लोग अगर इजी और हार्ड आपको निकालना है तो यार आप लोग निकालते ही रह जाओ, आप पढ़ना शुरू मत करो। ठीक है, तो यार क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट NCERT है, और कुछ अच्छे क्वेश्चन बैंक्स हैं, आप लोग क्वेश्चन बैंक्स को फॉलो कर सकते हो। मुझे जो क्वेश्चन बैंक अच्छा लगता है वो PW का क्वेश्चन बैंक है और एजुकार्ट का क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, मुझे जो क्वेश्चन बैंक स्पेशली अच्छा लगता है, मैंने जो क्वेश्चन बैंक मैंने मतलब फॉलो तो नहीं किए थे, लेकिन मुझे वो क्वेश्चन बैंक्स अच्छे लगते हैं, मैंने पढ़ रखा है उन क्वेश्चन बैंक्स को। ठीक है, और लेक्चर्स, जो 1 शॉट लेक्चर आप लोग देख रहे हो या फिर डिटेल लेक्चर किसी भी बैच लिया है आप लोगों ने, उसके साथ अगर आप लोग देख रहे हो तो लेक्चर्स में, इन लेक्चर्स के इन क्लास क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्वेश्चंस को आप लोग फॉलो कर सकते हो, और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। DPP प्रोवाइड होती है आप लोगों को, उससे कर सकते हो। हम लोग आपको प्रैक्टिस शीट्स प्रोवाइड करते हैं, आप लोग उससे कर सकते हो। ठीक है, और कुछ मिस्टेक्स आ गए भैया, उन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। दैट आर रैंडम रिसोर्सेस आपको फॉलो नहीं करना है, रैंडम रिसोर्सेस आपको फॉलो नहीं करना है। मान लो कि आप लोगों ने कोई भी बैच लिया हुआ है, पेड बैच, और आप लोग पढ़ रहे हो कोई और पेड बैच से या फिर कोई और फ्री बैच से। भैया जहाँ जो लिया है वो काम को शिद्दत से करो ना, वही तो नहीं कर पा रहे हो, दूसरा काम कैसे करोगे? मान लो आपके बैच में टेस्ट हो रहे हैं और आप लोगों ने टेस्ट सीरीज खरीद लिया, कितने बड़े गधे हो रहे तुम हैं। टेस्ट तो हो रहे हैं बैच में, टेस्ट सीरीज खरीदने की क्या ज़रूरत है? अब वो भी नहीं कर पाओगे तुम। बटेरों चीज़ों पर मत जाओ, बस एक ही चीज़ पर जाओ और उस चीज़ को फुल कंसंट्रेशन के साथ करो। जैसे एक एग्जांपल भी मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। आप लोग अगर, आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना, 6 सब्जेक्ट्स होते हैं मेनली, तो
तो उन 6 सब्जेक्ट्स को आप लोग एक साथ पढ़ने की कोशिश करो। मान लो क्या आप लोग पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते ना यार। रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे रिसोर्सेज को फॉलो नहीं करना है, किसी एक रिसोर्स को फॉलो करना है, ठीक है। और देखो यहाँ पे वही लिखा है टू मैनी लेक्चर्स, बहुत सारे लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। नो क्वेश्चन प्रैक्टिस, और इसी बीच कोई भी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस नहीं करी है, वो भी गलती आपको नहीं करनी है। इग्नोरिंग वीक चैप्टर्स, जो मेरे चैप्टर्स वीक है मैं उनको इग्नोर कर दूंगा, ये भूल तो कतई मत करना भैया, ये भूल कतई मत करना। मुझे पता है मैं एसएसटी को इग्नोर करता गया, एसएसटी मेरे थोड़ा सा वीक था, लेकिन फिर भी अच्छा था एसएसटी, मतलब इतना भी नहीं कि कुछ भी नहीं पता था। एसएसटी में लिख सकता था, आंसर फ्रेम कर सकता था, उतना आपको आना चाहिए। आपके जो भी वीक चैप्टर है, मान लो मैथ्स का ट्रिगोनोमेट्री आपका वीक है, बहुत बच्चों का होता है, तो उसके क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो। उस चैप्टर को इग्नोर मत करो कि यार हो जाएगा यार, ये मतलब आएगा तो छोड़ देंगे, नहीं करना है इग्नोर यार, ठीक है। वीक चैप्टर है तो क्या हो गया, उनके वन शॉट देख लेंगे, उनके लेक्चर्स देख लेंगे। नो मॉक प्रैक्टिस, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले एक बार मॉक प्रैक्टिस आपको कर लेनी है, ताकि किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको पता चल जाए। हाफ ईयरली में थोड़ा सा लेवल अप होता है आपकी यूनिट टेस्ट से, और तो यार प्री बोर्ड में तो आपको पता ही है, प्री बोर्ड में हाई लेवल रहता है थोड़े से क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन नहीं रहते कि आपको सिलेबस से बाहर ही पूछ लिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं 5 स्टेप का सॉल्यूशन लाया हूँ। यहाँ पे 6 क्यों लिखा है मुझे वो पता नहीं है, हाँ यहाँ पे मैं 5 स्टेप का सॉल्यूशन लाया हुआ हूँ। टेक ए पेपर एंड राइट डाउन योर सिलेबस। राइट नाउ अभी क्या करो आप लोग, एक पेपर लो और वहाँ पे आपके पूरे सिलेबस को लिख लो, ठीक है। सारे सब्जेक्ट के सिलेबस लिख लो। मान लो पहले मैथ्स का लिख लिया, ठीक है। मैथ्स का रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री और सर्कल्स, मान लो ऐसे कुछ आप लोगों ने लिख दिया। और वहाँ में से कौन कौन से आपके चैप्टर स्ट्रॉन्ग है वो आप लोग पहले मार्क कर लो। आइदर ग्रीन कलर से मार्क करो या फिर यहाँ वहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिख दो। अगर किसी भी कलर से यार मार्क कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। ST लिख सकते हो या फिर STR लिख सकते हो स्ट्रॉन्ग के लिए, एवरेज के लिए AVG लिख सकते हो। ऐसे करके आप लोग अपने हिसाब से लिख देना। अभी करो ये चीज़ यार, अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी करो, लाके एक पेपर में अपना पूरा सिलेबस लिखो, वीडियो को पॉज करो, अपना पूरा सिलेबस लिखो और उनको स्ट्रॉन्ग, एवरेज और वीक के हिसाब से मार्क करो। भैया ऐसे कैसे कर दे मार्क, बेटा तुम्हारा कौन सा चैप्टर वीक है वो मार्क करो पहले, उसके बाद कौन सा चैप्टर एवरेज है वो मार्क करो, फिर कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है पूरा अच्छे से आता है वो मार्क करो यार, ठीक है। और कोई भी चैप्टर अगर ऐसा है कि किसी भी एक कैटेगरी में लाई नहीं करता है तो वो 2 कैटेगरी में लाई करेगा, उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। फर्स्ट कंप्लीट दी एवरेज चैप्टर्स। अब क्या करो, कई सारे मैंने देखा है, कई सारे बंदे होते हैं या फिर कई सारे टीचर्स होते हैं जो कि बोलते हैं पहले वीक चैप्टर फॉलो करो, वो उनके हिसाब से वो लोग बोलते हैं, जो वीक चैप्टर फॉलो करना भी पहले वो भी सही है, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग पहले एवरेज चैप्टर की तरफ को देखो, क्योंकि एवरेज चैप्टर में आपको कुछ कुछ चीज़ें आपको पता है और कुछ कुछ चीज़ें आपको नहीं पता है। तो आप लोग अगर कुछ कुछ चीज़ें जो नहीं पता है वो कुछ कुछ को अगर आप लोग सब कुछ बना दोगे तो एवरेज चैप्टर भी आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर के लिस्ट के अंदर चला जाएगा, और आपके कोई भी एवरेज चैप्टर एक लिस्ट का एलिमिनेशन हो जाएगा, एक लिस्ट का खात्मा हो जाएगा और बस एक लिस्ट बचेगा, दैट इज़ वीक चैप्टर। उसका भी खात्मा करना है, उसके बाद आपको वीक करना है और लास्ट में आपको स्ट्रॉन्ग करना है। और स्ट्रॉन्ग को आपको ऐसे नहीं कि पूरा अच्छे से बैठ के रट रहे हैं, वो मतलब यही पता है तो यही पहले करेंगे, ऐसा गलती आपको नहीं करना है। फिर वीक चैप्टर्स के लिए आपको प्रॉपर वन शॉट देखने होंगे, 6-7 घंटे का या फिर 4-5 घंटे का वन शॉट अगर होगा तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैं अभी डिटेल्ड वन शॉट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तो डिटेल्ड वन शॉट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए जो है आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। मान लो 4 घंटा या फिर 5 घंटा ले लिया मेरा, तो वही वन शॉट बेहतर है, सबसे बेस्ट है।
आप लोग किसी मतलब छोटे मोटे वन शॉट पे मत चले जाना कि 1 घंटे में इन्होंने चैप्टर खत्म कर दिया तो अच्छा होगा। भैया जो बंदा 4 घंटा या फिर 5 घंटा लगा के चैप्टर खत्म करता है तो मान लो कितना डेप्थ से उसने पढ़ा, मतलब उसने पढ़ाया होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा गलती नहीं करनी है आपको। जो आपके वीक चैप्टर है उनके लिए आपको प्रॉपर वन शॉट देखने पड़ेंगे। एवरेज चैप्टर के लिए आपको जो वन शॉट देखने हैं उनको 1.5x पे आप लोग देख सकते हो, या फिर 2x भी, जो बच्चे प्रेफरेबली 2x से देखते हैं तो वो देख सकते हो, लेकिन 1.5x आपका मिनिमम रहना चाहिए, इससे आपको देखना होगा। प्रेफर्ड है ये, रिकमेंडेड है। और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के लिए तो यार बस क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको पूरा एनसीईआरटी को पानी कर लेना है, एनसीईआरटी को पूरा दिमाग में रट लेना है, ऐसे एनसीईआरटी को प्रैक्टिस करना है। मेरा तो छप गया था यार, ठीक है। फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा, मैराथन सेशंस को आपको प्रेफर करना पड़ेगा बेस्ट रिवीजन के लिए। आपके सारे कैटेगरी के लिए, स्ट्रॉन्ग चैप्टर हो गया, वीक चैप्टर हो गया, या फिर मीडियम चैप्टर हो गया, उन सारे चैप्टर्स के लिए आपको मैराथन सेशन सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। मैंने 2 जगह मैराथन सेशन के बारे में बताया, यहाँ पे और यहाँ पे। तो रिवीजन के लिए बेस्ट आपका सल्यूशन है मैराथन सेशंस। और आपको अपन खुद को एसेस करना होगा, कंप्लीटिंग 85 to 90% ऑफ योर हाफ ईयरली सिलेबस। आपके हाफ ईयरली सिलेबस के 80 से 90% कंप्लीट कर लेने के बाद रुकिए मत, मॉक टेस्ट के लिए जाइए आगे, 80 मार्क्स के मॉक टेस्ट के लिए आगे जाइए। और अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता सकते हो हमको, हम लोग आप लोगों के लिए, अगर एक भी बच्चा बोल देगा तो हम लोग आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट बना के देंगे और उसका सॉल्यूशन वीडियो भी बना के देंगे हाफ ईयरली के लिए। जस्ट 1 टेस्ट पर सब्जेक्ट, और बस एक ही टेस्ट देना है हर एक सब्जेक्ट के लिए, यानी टोटल 6 टेस्ट आपको देना पड़ेगा। और उसमें से भी अगर आप CS या फिर IT को हटा दोगे या फिर AI को हटा दोगे तो बस आपको 5 टेस्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और मैंडेटरी है भाई, टेस्ट आपको देना पड़ेगा एग्जाम से पहले एक ना एक बार, नहीं तो यार एग्जाम का पैटर्न कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो कैसे पता चलेंगे आपको, क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है। अगर आपको चाहिए तो आप लोग बेझिझक कमेंट सेक्शन पे बताइए, हम लोग आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर बना के देंगे और उनके सोल्यूशन भी बना के देंगे हाफ ईयरली एग्जाम से पहले। इफ़ यू नीड एनी हेल्प फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स और नीड मॉक टेस्ट देन प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट के लिए बोलो, हम लोग रेडी हैं। सब्जेक्ट वाइज कुछ टिप्स आप लोगों के लिए रहेंगे। सब्जेक्ट वाइज टिप्स रहेंगे मैथ्स के लिए। पहले मैथ्स के लिए आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द ओनली सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैथ्स के लिए एनसीईआरटी को पूरा ख़त्म कर देना, एनसीईआरटी को हजम कर लेना, आपके अंदर स्टोर कर देना। और ये जनरली बच्चा कर भी देता है अपने बोर्ड एग्जाम के आने तक। और हाफ ईयरली में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। हाफ ईयरली में मेनली आप लोग एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो एनसीईआरटी के, ठीक है। एनसीईआरटी ही आपका मेन देवता है। पहले तो एनसीईआरटी पहले करो, उसके बाद PYQs पे शिफ्ट करो, ठीक है। मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा कि स्टैंडर्ड लोग ऐसा करो, बेसिक ऐसा करो, दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ। बेसिक बच्चे भी PYQs करना मैंडेटरी है आप लोगों के लिए। PYQs आप लोग करो, PYQs से आपके स्कूल वाले सवाल देते हैं, मुझे ये पता है, ठीक है, तो उससे करो। उसके बाद साइंस के लिए आपको थियोरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों करनी होंगी, क्योंकि साइंस में बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बस और बस थ्योरी है, और इस बार तो फिजिक्स में भी 2 चैप्टर्स में थ्योरी है, ठीक है। तो आपको ऐसा करना है। और इंग्लिश के लिए तो यार मुझे पता है, ये जब आप लोगों ने देख लिया कि यार इंग्लिश में तो हम प्रो हैं, इंग्लिश में तो हम प्रो हैं भाई, है ना, पता है भाई इंग्लिश में प्रो हो सभी, लेकिन इस प्रोनेस को कंट्रोल में रखना, क्योंकि इंग्लिश के एग्ज़ाम के दिन ये सब निकल जाएगा आपका हवा। इंग्लिश में अगर आप लोगों ने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी ना, तो यार आप लोग गए कि इंग्लिश में यार मुझे स्टोरी पता है, हो जाएगा भाई। स्टोरी पता है, क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो, लेकिन राइटिंग सेक्शन का क्या, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन के फ्रेमिंग का क्या। लॉन्ग क्वेश्चन में पहले आपको ऐसे करके लिखना होता है ताकि आप लोग अच्छे से एग्जामिनर को इम्प्रेस कर पाओ अपने पहले लाइन के साथ। ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करने पड़ते हैं, ताकि आपका जो एग्जामिनर है, आपका जो कॉपी चेकिंग कर रहा है, वो आपसे इम्प्रेस हो जाए,
है ना। वही इंप्रेशन कैसे क्रिएट करोगे? विदाउट राइटिंग प्रैक्टिस। इंग्लिश के लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, बुक रीडिंग करनी है, ठीक है। हाँ जी, बुक रीडिंग फॉर द सब्जेक्ट्स, मतलब जो भी चैप्टर आपके रहेंगे, सप्लीमेंट्री और लिटरेचर के लिए जो भी चैप्टर आपके रहेंगे उसके लिए आपको बुक रीडिंग करनी है, और राइटिंग प्रैक्टिस तो आपको करनी ही करनी है। ग्रामर्स आपको देखनी है, ग्रामर के मैं तो बोलूँगा रूल्स देख लेना, लेकिन वैसा तो रूल्स आप लोग नहीं बैठाते हो, मैं भी मतलब रूल्स यूज़ नहीं करता था। इंग्लिश में जो वर्ड अच्छा लगे, सुटेबल लगे वो लगा देता था, लेकिन मैं आपको रॉन्ग एडवाइस नहीं दूंगा। बाकी आप लोग चालाक हो, आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। हाँ जी, और राइटिंग सेक्शन में जो भी आते हैं उसमें इंग्लिश में आपको प्रैक्टिस करना होगा। एसएसटी के लिए आप लोग एनसीईआरटी देखना, कीवर्ड लगाना, और भाई एक जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, दैट इज़ मैप्स, जो कि मैंने लिखा है बाद में, ठीक है। मैप्स आपको मैप्स एसएसटी में मैंडेटरीली करना पड़ेगा, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम में आपके मैप्स 5 मार्क के आ रहे हैं, और 5 मार्क्स में से 3 मार्क्स के आपके हिस्ट्री के मैप्स आ रहे हैं, और 2 मार्क्स के आपके ज्योग्राफी के मैप्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के आपको मैप्स अच्छे से करना है, और मैप्स करने का सही तरीका ये है कि आप लोग मैप्स खरीद के ले आओ, ठीक है। मैप्स आप लोग खरीद के ले आओ, और उनको आपको क्या करना होगा, उनको आप लोग आउटलाइन मैप्स जो हैं वो खरीद के ले आओ। 1-2 रुपये का पड़ेगा, मतलब 1 रुपये का नहीं, 2 से 5 रुपये का पड़ता है, तो वो ले आओ खरीद के, और वहाँ पे आराम से आपके मैप्स को मार्क करो, ठीक है। मैंने वही किया था। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के लिए जैसे हिंदी हो गया, पंजाबी हो गया, जिन लोगों का जो भी ऑप्शन लिया है, ओडिया हो गया, उनके लिए आपको बुक रीडिंग करनी है और राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, सेम एज इंग्लिश। ITCS और AI के लिए एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, ये हो जाएगा, इसके लिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ये तो मैंने जो फॉलो किया मैं वही बोल रहा हूँ। एग्ज़ाम से 1 दिन पहले अपने टीचर्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा सा ले लेना, ठीक है। और अगर टीचर नहीं देते हैं तो देख लेना यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो देते हैं सभी स्कूल में, तो आप लोग जाके उससे कर सकते हो। अब भैया जो मेन काम के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, आज वीडियो बना रहे हैं, वो मेन काम है, वी आर लॉन्चिंग मैराथन सेशंस फॉर क्लास 9th and 10th स्टूडेंट्स एज डिक्लेयर्ड इन चाय पे चर्चा सेशन, ठीक है। पहले तो आपका साइंस का मिड टर्म मैराथन सेशन होगा। आपका साइंस के लिए मिड टर्म MIQ सेशन रहेगा। MIQ का मतलब मैं बता देता हूँ आप लोगों को। MIQ का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। MIQ का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले बात ये हुई थी कि पुष्कर भैया और मैं आप लोगों के सेशंस लेंगे। पुष्कर भैया साइंस लेंगे क्लास 9th और 10th के, और मैं मैथ्स लूँगा क्लास 9th और 10th के। लेकिन कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस के कारण, और मैं तो बोलूँगा सर्कमस्टेंसेस ये आ गए थे कि पुष्कर भैया का हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हो गया है। आपको ये भी नहीं पता है कि उनका हेल्थ क्या हुआ है, और मैं अभी बताना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मना किया है आपको बताने से। तो थ्रोट पेन तो होता है उनको, आपको पता भी होगा, और उसके साथ भी हेल्थ डिटेरियोरेट हुआ है उनका थोड़ा सा। तो भाई वो हेल्थ रिकवरी कर रहे हैं, और मैंने उनको बोला है कि अच्छे से हेल्थ रिकवरी आप कर लीजिए, आपको कोई सेशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपकी जगह मैं ले लूँगा। तो यार साइंस का MIQ सेशन लेके आ रहा हूँ मैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला सेशन, और ये सेशन रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। अगर आपको लाइव फॉर्म में चाहिए तो भी आप लोग कमेंट में बता सकते हो, और अगर किसी ने कमेंट में कुछ नहीं बताया तो मैं रिकॉर्डेड में ही दूंगा आपको, जैसा कि मैंने सोचा है। आपको 30 अगस्त को रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा साइंस का। 30 अगस्त को आपको साइंस का रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, प्रीमियर हो रहा होगा, ठीक है। रिकॉर्डेड सेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 6 जो चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर आपके बायो के हैं, और 2 चैप्टर आपके पहले जो 2 चैप्टर्स आपके हैं वो 2 चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री के हैं,
और नेक्स्ट 2 चैप्टर जो यहाँ पे लिखे हैं वो आपके बायो के चैप्टर्स हैं, और जो नेक्स्ट 2 चैप्टर आपके लिखे हैं वो आपके फिज़िक्स के चैप्टर्स हैं। तो आपको ये सब आपको करना पड़ेगा, मतलब आपका ये सब जो है हम लोगों ने जैसे डाटा कलेक्ट किया है उसी हिसाब से आपके ये सारे होंगे। और बस ये क्लास 10th के लिए है, क्लास 9th के लिए नहीं है, तो वी आर सॉरी फॉर दैट पर्पज़। क्लास 9th का नया बुक आया है तो हमको पढ़ने का टाइम नहीं है उसको, तो हम लोगों ने इसीलिए क्लास 9th की तरफ को कुछ देखा नहीं है, तो हम लोगों ने क्लास 10th के लिए बस सेशन रखा है। साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेशन है ये। 30 अगस्त को आपको ये सेशन मिलने वाला है रिकॉर्डेड फॉर्म में। अगर आप लोग चाहो लाइव में तो हम लोग लाइव आके ले लेंगे, ठीक है, लेकिन हमारे टाइम से, हमारे डेट से। अब मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ बताओ यार, बताओ मैं कौन सा सब्जेक्ट आपके बैच में पढ़ाता हूँ, प्रहार बैच में मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ भैया? मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो अब मैथ्स के लिए क्या प्लान है? मैंने यार मैथ्स के लिए कोई प्लान लाया नहीं है ना, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट कि मैथ्स का मैंने कोई भी इस बार प्लान नहीं लाया है। मैथ्स को आपको अपने हिसाब से पढ़ना है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। मैथ्स के लिए धुआंधार तरीके से आपका प्लान रेडी है, और मैथ्स के लिए कुछ ऐसा आ रहा है ना इस बार, किसी ने सोची ना होगी, है ना। अगर आप लोग चाहते हो कि हाफ ईयर एग्ज़ाम से पहले मैथ्स का एक सॉलिड रिवीजन हो जाए, तो आप लोगों के लिए कुछ आ रहा है बोथ क्लास 9th एंड क्लास 10th के बच्चों के लिए। मैथ्स के लिए क्लास 9th और 10th के बच्चों के मैथ्स के लिए आ रहा है मैथ्स का मिड टर्म मैराथन सेशन, क्लास 9th और 10th बच्चों के लिए। बार बार बोल रहा हूँ मैं। और ये सारे सेशन कब होंगे? दैट इज़ पहले तो 4th सितंबर, उसके बाद 5th सितंबर, उसके बाद 6th सितंबर। ये 3 डेट्स आपको मार्क करके रखना है आपके क्लास के हिसाब से। क्लास 10th के लिए 5th सितंबर एंड 6th सितंबर, क्लास 9th के लिए 4th सितंबर को आपका सेशन रहने वाला है। और टाइमिंग रहेगा आपका 7 AM ऑनवर्ड्स फॉर क्लास 9th। क्लास 9th के लिए एक दिन होगा बस, और उसी एक दिन में आपके चैप्टर 1 to चैप्टर 7 यानी गणिता मंजरी का पहला पार्ट बुक पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग उस दिन मैराथन सेशन में, जो कि 7 बजे के सुबह के 7 बजे से स्टार्ट होने वाला है। ये वाला जो मैराथन सेशन है, तो आपको ज्वाइन करना है सुबह के 7 बजे से क्लास 9th के नए बुक के हिसाब से। भैया पुराना बुक नहीं पढ़ाएंगे, नए बुक के हिसाब से आपको ये करना होगा। मतलब हम लोग वो करेंगे नए बुक के हिसाब से। डेट मार्क कर लेना 4th सितंबर। मैराथन के लाइव लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। और भैया क्लास 10th के लिए 2 दिन आपके मैराथन सेशन रहेंगे। पहला दिन आपको चैप्टर 1 to चैप्टर 10 होगा आपका 11 AM से, ठीक है। क्लास 10th का पहले दिन 5th सितंबर को आपका शुरू होगा पहला दिन 11 AM से लेकर चलेगा आपका मैराथन सेशन। उस दिन हम लोग पहले तो चैप्टर 1 से चैप्टर 10 के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, सारे मतलब कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन क्लैरिटी सब कुछ हम लोग उस दिन करने वाले हैं। और यार डे 2 पे कुछ तो होगा यार, ठीक है, डे 2 पे कुछ तो यार हम लोग स्पेशल ला रहे हैं आप लोगों के लिए। तो वो तो मैंने अब तक प्लान नहीं किया है, लेकिन डे 2 के लिए यस कुछ भी तो स्पेशल आप लोगों के लिए आ रहा है। चैप्टर 1 और चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक कुछ तो यार स्पेशल आ रहा है, ठीक है। और ये सेशन रहेगा आपका 3 PM से, ठीक है, 3 बजे से आपका ये सेशन रहने वाला है। तो ज़रूर ज्वाइन करना आप लोग। ये जो 3 सेशंस रहेंगे बैक टू बैक सेशंस रहेंगे। पहले क्लास 9th के लिए 4 सितंबर को होगा 7 बजे से, यानी चैप्टर 1 से चैप्टर 7 कवर करेंगे 7 बजे, सुबह के 7 बजे से, ठीक है। और क्लास 10th के लिए हम लोग 2 दिन सेशन करेंगे। पहले दिन 5th सितंबर के लिए चैप्टर 1 to चैप्टर 10 करेंगे 11 AM ऑनवर्ड्स। यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको मिलेगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और डे 2 में आपको 6 सितंबर के लिए कुछ तो स्पेशल प्लान हो रहा है आप लोगों के लिए, हम लोग देखेंगे उस दिन। 3 PM ऑनवर्ड्स आपका ये क्लास रहने वाला है। और ये टाइम जो है ये सारे टेंटेटिव टाइम्स हैं। एंड मुझे पता है कि ये टाइम्स जो हैं ये टाइम्स मतलब चेंज हो सकते हैं, या फिर
मैंने ऐसे रखा है कि जैसे चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर कोई भी कारण के लिए वो चेंज होता है तो हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो बस यार, ठीक है, बस यार आज के लिए इतना ही। मैं ये सेशन आप लोगों के लिए इसीलिए लाया था क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि यार भैया डिस्ट्रेस्ड हैं हम लोग, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग, मतलब प्रेशर है हम लोगों के ऊपर। तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं सेशन बहुत, मतलब ये जो सेशन है बहुत ज़्यादा प्लान कर रहा था लाने के लिए, तो थोड़ा सा देर हो गया, मुझे माफ़ कर देना यार, ठीक है। लेकिन यार ये सेशन बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों को, ये जो मैथ्स के मिड टर्म सेशंस हैं और ये साइंस के लिए जो ये वाला चीज़ है ये भी आप लोग देख लेना, ठीक है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कोई भी प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन पे हम लोग बात कर सकते हैं उसके लिए, और आप लोग पर्सनली भी मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं। राधे राधे।